नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल लिको साइंस में। तो आज हम लोग को स्टार्ट करना है यूकैरियोटिक सेल और सेल मेम्ब्रेन में हम लोग इसे पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, आपने करना क्या, एनसीईआरटी की रीडिंग और वीडियो खत्म होने के बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस। हो सकता है इस वाले पार्ट में मैं क्वेश्चन ना करा पाऊं, तो सेल वॉल वाले पार्ट में फिर मेम्ब्रेन का क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि मेम्ब्रेन अपने आप में बड़ा टॉपिक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है यूकैरियोटिक सेल से रिलेटेड, इसलिए पहले लिख दिया क्योंकि इसमें बहुत ही कॉमन पॉइंट है, आपको सब पता होता है। इसमें क्या इंक्लूड्स प्रोटिस्ट, प्लांट, फंजाई और एनिमल्स। इसमें क्या आता है, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमल, ये सब इसमें कवर है। बस किंगडम मोनेरा किसमें आते हैं, प्रोकैरियोट्स में। एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। क्योंकि यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है तो साइटोप्लाज्म अपना अपना कंपार्टमेंट हो जाता है, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, सारे ऑर्गेनेल्स अपना अपना फंक्शन करना जानते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर है, काम सेपरेटेड है। हैव ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियर विद द न्यूक्लियर एनवलप। ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर एनवलप का प्रेजेंस है, और जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। तो काम बहुत ही सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है यूकैरियोटिक में। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल मेम्ब्रेन। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन को। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ठीक है, 1950s के दौरान जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, तभी सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को अच्छे से विजुलाइज किया जा सका। ये एक प्रॉपर जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल उसके अकॉर्डिंग इसका स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की अगर बात कर रहे हैं तो इसमें बेसिकली लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल ऐसे कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये आपके फॉस्फोलिपिड है। ठीक है, ये ग्लाइकोलिपिड है, ग्लाइकोप्रोटीन है और प्रोटीन्स वगैरह प्रेजेंट है। एक एक करके हम लोग सारे स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो सबसे पहले अर्लियर स्टडीज में ये देखा गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो मेन स्ट्रक्चर है वो है लिपिड और प्रोटीन। क्या है, जो मेन स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट होता है वो होता है लिपिड एंड प्रोटीन। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, केवल लिपिड और प्रोटीन नहीं होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल का भी प्रेजेंस होता है। किसका प्रेजेंस होता है, कोलेस्ट्रॉल। ये प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में नहीं पाए जाते हैं, तो वहां क्या पाया जाता है, वहां होप्नाइट्स का प्रेजेंट रहता है। पहले कोलेस्ट्रॉल को ही खत्म करता हूं, छोटा चीज है। ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, उसका रिंग स्ट्रक्चर होता है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो जो कोलेस्ट्रॉल का काम है, ये सिंपल, इसका क्या काम है, रिजिडिटी और स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी ज्यादा अच्छा लगेगा, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी ये प्रोवाइड करता है सेल मेम्ब्रेन को। अगर इसमें देखें कहां प्रेजेंट है, तो ये हमारा है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो रिजिडिटी और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। अब हम लोग जो मेन सेल मेम्ब्रेन वाले स्ट्रक्चर है उसको समझते हैं। तो जो मेजर लिपिड प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन में वो होता है फॉस्फोलिपिड। कौन सा लिपिड होता है, फॉस्फोलिपिड। दिस इज द मेजर लिपिड प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद अपन प्रोटीन समझेंगे, पहले एक एक करके समझते हैं। जो फॉस्फोलिपिड होता है उसके दो पार्ट होते हैं, हेड और टेल। अब आराम समझना कौन कौन से पोर्शन होते हैं, हेड और टेल। जो हेड पोर्शन होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, जो टेल पोर्शन होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। क्या बोला, हेड पोर्शन इज हाइड्रोफिलिक और टेल पोर्शन इज हाइड्रोफोबिक। अब हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक क्या मतलब होता है, तो हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, वाटर के साथ अट्रैक्ट करने का नेचर। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर रिपेलिंग, मतलब इसे वाटर जहां रहेगा उसे ये काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोफिलिक होता है। साथ में ये जो हेड होता है ये पोलर होता है, टेल होता है वो नॉन पोलर होता है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई कि फॉस्फोलिपिड कंसिस्ट ऑफ हेड एंड टेल, जिसमें से हेड हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर अट्रैक्टिंग और लविंग, और जो टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। इसी वजह से फॉस्फोलिपिड जो होता है वो एम्पीपैथिक इन नेचर होता है, एम्पीपैथिक इन नेचर, क्योंकि इसके पास बहुत हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पार्ट होते हैं। अच्छा, ये तो फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर देख लिया। अब ये फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन में अरेंज कैसे होते हैं, तो ये फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन में बाई लेयर की फॉर्म में अरेंज होते हैं। देख रहे हो, दिस इज बाई लेयर। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड कैसे अरेंज होते हैं, अरेंज इन फॉर्म ऑफ बाई लेयर। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट बात बताया, एक तो ये बाई लेयर के फॉर्म में अरेंज होते हैं, दूसरा इसके दो पार्ट होते हैं, हेड और टेल। हेड हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, टेल हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, हेड पोलर होता है और टेल नॉन पोलर होता है। अच्छा, इसकी भी अरेंजमेंट कैसे अंदर होता है,
ये जो हेड होता है वो बाहर के साइड होता है और जो टेल होता है वो अंदर के साइड होता है। होता क्या है, ये भी एक्वस इन्वायरमेंट, ये भी एक्वस इन्वायरमेंट। तो एक्वस इन्वायरमेंट को से टेल को प्रोटेक्ट करने के लिए हेड वाला पोर्शन बाहर की तरफ होता है। अगर हेड और टेल का भी अरेंजमेंट आप देखोगे तो हेड ये अरेंज होता है टुवर्ड आउटर साइड और जो टेल होता है ये प्रेजेंट होता है टुवर्ड्स इनर साइड। क्यों? क्योंकि therefore टेल इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस इन्वायरमेंट। इस अरेंजमेंट की वजह से टेल इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस इन्वायरमेंट। ठीक है, तो लिपिड से रिलेटेड ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। क्या क्या देखो एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले मेजर जो आपके लिपिड और प्रोटीन, सबसे पहले लिपिड हम लोग क्या बताया कि लिपिड जो मेजर लिपिड पाया जाता है वो होता है फॉस्फोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड भी पाया जाता है, ग्लाइकोलिपिड भी एम्फीपैथिक नेचर होता है, लेकिन ग्लाइकोलिपिड कम पाया जाता है एज कंपेयर टू द फॉस्फोलिपिड। तो मेजर लिपिड क्या हो गया, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड के दो पार्ट हुए, हेड और टेल। हेड जो हुआ वो पोलर है, टेल नॉन पोलर है। हेड हाइड्रोफिलिक है, वाटर साथ अट्रैक्ट कर सकता है, और टेल जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। ये जो फॉस्फोलिपिड होते हैं ये मेम्ब्रेन में बाई लेयर के फॉर्म में अरेंज होता है, बाई लेयर, दो लेयर के फॉर्म में अरेंज रहते हैं। साथ में अगर बात किया जाए हेड का, तो हेड बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है और टेल इनर की तरफ प्रेजेंट होता है, क्योंकि इधर भी एक्वस एनवायरनमेंट, इधर भी एक्वस एनवायरनमेंट। तो टेल, ये हाइड्रोफोबिक टेल है, जिसको एक्वस एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हेड बाहर की तरफ होगा और टेल इनर की तरफ हो गया। ये हो गया फॉस्फोलिपिड, उसका अरेंजमेंट, साथ में हेड और टेल का भी अरेंजमेंट होता है। ठीक है, ये हो गया। और बात अगर आप समझ लो कि हेड जो होता है वो फॉस्फेट ग्रुप से बना होता है, फॉस्फेट ग्रुप। टेल जो होता है वो लिपिड से बना होता है, साथ में ग्लिसरॉल बैकबोन की तरह काम करता है जो हेड और टेल को कनेक्ट करता है। इतनी चीजें हम लोग को नहीं समझनी है, बेसिक में इतनी ही चीज आपको समझ में रखना है। ठीक है, 3 पॉइंट से रिलेटेड। ठीक, अब हो गया फॉस्फोलिपिड। साथ में ग्लाइकोलिपिड अगर आप समझ रहे हो, क्योंकि अब कार्बोहाइड्रेट भी इसमें पाया जा रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट का वो पोर्शन जो लिपिड के साथ अटैच है और एक ये प्रोटीन है ना, तो प्रोटीन के साथ अटैच है। तो कार्बोहाइड्रेट दो फॉर्म में पाया जाएगा, एक पाया जाएगा ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में और एक पाया जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन जो लिपिड के साथ अटैच है, ग्लाइकोलिपिड, दिस इज ग्लाइकोलिपिड पोर्शन, और ये प्रोटीन के साथ अटैच है तो ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ये हो गया कार्बोहाइड्रेट। अब हम लोग को समझना है प्रोटीन के बारे में। ये अब हम लोग प्रोटीन के बारे में समझते हैं। उससे भी पहले जो लिपिड और प्रोटीन का रेशियो होता है वो मेम्ब्रेन वाइज डिफर करता है। जैसे ह्यूमन इरिथ्रोसाइट में 52% प्रोटीन होता है और 40% लिपिड होता है। जब माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की बात करूँ, माइटोकॉन्ड्रियल सेल मेम्ब्रेन की बात करूँ, उसमें प्रोटीन और लिपिड का जो रेशियो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, ये तो थोड़ी सी बात है। अब हम लोग समझते हैं प्रोटीन के बारे में। जो मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो दो टाइप का होता है, इंटीग्रल और पेरिफेरल। किसके टाइप का होगा? दो टाइप का, एक हो गया इंटीग्रल और एक हो गया पेरिफेरल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। लेकिन मैं बार बार बताता हूं कि जब भी आप किसी चीज को डिवाइड कर रहे हो उसका कोई ना कोई बेसिस होगा। तो इसका बेसिस क्या है? इसका बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। अगर एक्सट्रैक्ट किया जाए, निकाला जाए, तो कौन आराम से एक्सट्रैक्ट हो सकता है और कौन मेहनत होगा, किसको निकालना बहुत मुश्किल होगा। अब आप समझो, ये आपके स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज पेरिफेरल प्रोटीन और ये हमारा इंटीग्रल प्रोटीन है ना, दिस इज पेरिफेरल प्रोटीन और ये हमारा इंटीग्रल प्रोटीन है। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ किसको एक्सट्रैक्ट करना आसान होगा, इंटीग्रल वाले पार्ट को कि पेरिफेरल वाले पार्ट को? सीधी सी बात है, क्योंकि पेरिफेरल पार्ट देखो सरफेस से लगा हुआ है और इंटीग्रल पार्ट मेम्ब्रेन के अंदर बरीड है। तो इंटीग्रल पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना आसान नहीं है और पेरिफेरल पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना आसान है। ठीक है, तो पेरिफेरल पार्ट के बारे में बात करें तो क्या होते हैं? प्रेजेंट ऑन सरफेस, देख रहे हो सरफेस पे प्रेजेंट होता है, एंड इजी टू एक्सट्रैक्ट
ट्रैक्ट। लेकिन अगर इंटीग्रल प्रोटीन के बारे में देखा जाए, ये देखो इंटीग्रल प्रोटीन है, ये टोटली और पार्सली बरीड होता है सरफेस में। क्या बताया? ये टोटली और पार्सली बरीड इन सरफेस या इन मेम्ब्रेन कह सकते हो। अब यहां पे थोड़ी सी बातें समझनी पड़ेगी आपको। कह सको तो एनसीईआरटी के बाहर का भी और नहीं भी है। कैसे? देखो, एनसीईआरटी लिखती है कि जो इंटीग्रल प्रोटीन होता है टोटली और पार्सली बरीड इन मेम्ब्रेन, और एक स्ट्रक्चर उन्होंने बना के दिया होगा। आप जब देखोगे इसमें, जैसे इसमें लिपिड वगैरह बना है, फिर उसके बाद इसने ऐसे 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 कर दिया कुछ, देखना बाइलेयर के फॉर्म में जो आप सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखोगे। मैं इसी को समझाने जा रहा हूँ। देखो क्या बात होता है, जो इंटीग्रल प्रोटीन हो गया, पहली बात इतना समझ में आ गया कि इंटीग्रल प्रोटीन क्या है, कि जो मेम्ब्रेन में टोटली या पार्सली बरीड होगा, पूरी तरीके से बरीड होगा या थोड़े तरीके से बरीड होगा। देखो जैसे ये रहा, ये भी इंटीग्रल प्रोटीन और ये भी इंटीग्रल प्रोटीन है। ये कंप्लीटली बरीड है और ये पार्सली बरीड है। देखो ये मैं बता रहा जा रहा हूँ। अब देखो, तो जो पार्सली बरीड होता है उससे अपन इम्बेडेड प्रोटीन भी कहते हैं, और जो कंप्लीटली बरीड होता है मेम्ब्रेन में उससे हम लोग स्पैनिंग प्रोटीन या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं। नहीं समझ में आया? बता रहा हूं। देखो अब क्या हुआ कि जो इंटीग्रल प्रोटीन आया, जो इंटीग्रल प्रोटीन आया उसके भी दो पार्ट हो गए। एक तो हुआ इम्बेडेड प्रोटीन, इम्बेडेड प्रोटीन, और एक होता है स्पैनिंग प्रोटीन। स्पैनिंग प्रोटीन वही जो कंप्लीटली बरीड वाला है उसे स्पैनिंग प्रोटीन कहते हैं। तो इम्बेडेड प्रोटीन जो होता है ये पार्सली इम्बीड होता है मेम्ब्रेन में, और ये कंप्लीटली मेम्ब्रेन में बरीड होता है। साथ में इसके पार्ट आउटर मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन के बाहर और मेम्ब्रेन के अंदर भी इसके पार्ट एक्सपोज रहते हैं स्पैनिंग प्रोटीन के। ठीक है, कुछ इस प्रकार से दिखता है, जैसे ये वाला मैं बता रहा हूँ। कुछ इस टाइप में आपको दिखेगा। ये है भी इंटीग्रल प्रोटीन है। ठीक है, अच्छा इम्बेडेड प्रोटीन समझ में आ गया। अब स्पैनिंग प्रोटीन से कुछ बातें इंपॉर्टेंट है। जैसे आप जब एनसीईआरटी के स्ट्रक्चर देखोगे, मैं आपके सामने स्ट्रक्चर ला रहा हूं इसका। अब देखो यहां देखना आप, इधर ये अगर आप देख पा रहे होगे ये कुछ क्वाइलिंग हो रही होगी। देखो इधर क्वाइलिंग है, एनसीईआरटी में क्वाइलिंग करके दिखाया हुआ है। तो जो स्ट्रक्चर ऐसे क्वाइल होता है, ठीक है ना, वो स्पैनिंग प्रोटीन को ही बता रहा होता है। ये जो स्पैनिंग प्रोटीन होता है, जो मेम्ब्रेन, जो स्पैनिंग प्रोटीन का रीजन जो मेम्ब्रेन में स्पैन कर रहा है वो अल्फा हेलिकल रीजन होता है उसका। अल्फा हेलिकल रीजन अमीनो एसिड के ही बने होते हैं, बट याद रखना जो स्पैन कर रहा है पोर्शन वो अल्फा हेलिकल रीजन होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन ट्रांसपोर्ट ही करता है। बेसिकली जो इसमें प्रोटीन होते हैं, जो इंटीग्रल प्रोटीन है, वो ट्रांसपोर्ट ही करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में समझना जरूरी था। नहीं भी याद रहेगा तो कम से कम इतना याद रखना कि इंटीग्रल प्रोटीन भी दो टाइप के होते हैं, एक पार्सली बरीड, एक होता है कंप्लीटली बरीड। पार्सली बरीड को इम्बेडेड प्रोटीन कहते हैं, और जो कंप्लीटली बरीड होता है उसे स्पैनिंग प्रोटीन कहते हैं। और ये अल्फा हेलिकल रीजन प्रेजेंट होता है, ये अल्फा हेलिक्स प्रेजेंट होता है स्पैनिंग प्रोटीन का, जो बरीड होता है मेम्ब्रेन के अंदर, जो स्पैन करता है मेम्ब्रेन को। ठीक है, उसके आगे चीजें हम लोग को नहीं समझनी है। ठीक है, ये हुआ प्रोटीन के बारे में। और प्रोटीन बेसिकली जो है इंटीग्रल प्रोटीन जो आप देख रहे हो, ये ट्रांसपोर्ट करने का मदद करता है, सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट कराएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग को समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मॉडल है, उसको हम लोग देखेंगे। आइए, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है, वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मॉडल यही है। इससे पहले भी मॉडल बनाए गए लेकिन एनसीईआरटी में सब समझेंगे नहीं, ये इंपॉर्टेंट वाला मॉडल है। ये किसने प्रपोज किया था? प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972 में सिंगर और निकोलसन ने इसे प्रपोज किया था। बेसिकली लिपिड और प्रोटीन के अरेंजमेंट ही मॉडल पूरा बताता है, सेल मेम्ब्रेन में कैसे प्रोटीन और लिपिड। अब इसका स्टेटमेंट क्या हो तो मैं समझाऊंगा। अगर ओवरऑल अगर इसका स्टेटमेंट देखेंगे, जैसा आप एनसीईआरटी डायग्राम भी देखेंगे, उसमें देखना क्या होता है कि ये एक ऐसा दिखता है जैसे समुद्र होता है, जैसे लिपिड है, लिपिड के सी में प्रोटीन आइसबर्ग जैसा दिखता है, मतलब छोटे छोटे पोर्शन में प्रोटीन है और पूरा बड़ा सा लिपिड प्रेजेंट होता है। और जो एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है वो क्या बोलता है कि क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल्स लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। क्या बोलता है एनसीईआरटी कि क्वासी फ्लूइड
नेचर ऑफ लिपिड इनेबल्स lateral movement of प्रोटीन। इसका मतलब क्या होता है कि जो लिपिड होता है वो पूरी तरीके से सॉलिड नहीं होता, पूरा सॉलिड नहीं होता, थोड़ा सा उसमें जो है वो लिक्विड वाली टेंडेंसी भी होती है, क्वासी फ्लूइड, थोड़ा फ्लूइड नेचर भी शो करता है। और उसकी वजह से जो प्रोटीन होता है वो लैटरल मूवमेंट कर सकता है। और मजे की बात सुनो, लिपिड और प्रोटीन में दोनों ही लेटरल मूवमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लिपिड एकदम स्थिर रहेगा ना, वो भी है तो थोड़ा सा लेटरल मूवमेंट होगा, सॉलिड नहीं है ना, क्वासी फ्लूइड है तो फ्लूइड है, थोड़ा थोड़ा मूवमेंट तो करेगा ही होगी। तो लेटरल मूवमेंट लिपिड और प्रोटीन भी करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड की वजह से जो प्रोटीन होता है वो लेटरल मूवमेंट शो करता है। अच्छा, ये जो ओवरऑल मूवमेंट होता है बाइलेयर में उसे हम लोग कहते हैं फ्लूइडिटी। ठीक है, तो ओवरऑल मूवमेंट in bilayer is called fluidity। उसे हम लोग फ्लूइडिटी कहता है। फ्लूइडिटी क्या है, कैसे है, वो समझना तो अपने मन में बड़ा टॉपिक बन जाएगा, उसे में नहीं समझना है। ठीक है, अच्छा, फ्लूइडिटी इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इंपॉर्टेंट फॉर फंक्शन लाइक, क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे ये इंपॉर्टेंट होता है इंडोसाइटोसिस, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सेल ग्रोथ और सिक्रीशन। इसके लिए फ्लूइडिटी जो है इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे एक टर्म दिख रहा है इंडोसाइटोसिस, लिखो समझ लो इंडोसाइटोसिस क्या होता है। देखो, एक सेलुलर प्रोसेस होता है जिसमें जो सब्सटेंस को इंगल्फ कर लिया जाता है, मतलब ऐसा कुछ एरिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है जिस सब्सटेंस को इंगल्फ करना है वो सराउंड कर लेता है उसको। इंडोसाइटोसिस मतलब अपटेक ऑफ द मटेरियल को लेना, उसे इंडोसाइटोसिस कहते हैं। अब इंडोसाइटोसिस भी दो टाइप का होता है, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब सॉलिड मटेरियल का इंटेक और पिनोसाइटोसिस मतलब लिक्विड मटेरियल का इंटेक। इसे इंगल्फ करेगा, जो सब्सटेंस दिखा उसे इंगल्फ कर लिया, अंदर डाल दिया, इसे क्या कहते हैं? इंडोसाइटोसिस। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना अगर आएगा तो। फिर इंटरसेलुलर जंक्शन, सेल ग्रोथ और सिक्रेशन के लिए फ्लूइडिटी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये बात रहा उसमें। अब हम लोग को जो इसका और इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ना है वो है फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। आइए अब हम लोग सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन के बारे में समझते हैं। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, देखो सेल मेम्ब्रेन जो होता है, पहले भी आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर होता है। अब क्यों होता है आपको पता है? ये सेलेक्टिव क्या कि सारे सब्सटेंस को डायरेक्टली अंदर नहीं आने देगा, किसी सब्सटेंस को अंदर आने देगा, किसी सब्सटेंस के लिए बैरियर बनेगा, किसी मॉलिक्यूल के लिए बैरियर बनेगा। क्यों? देखो, अगर सेल मेम्ब्रेन का एक अगर फंडामेंटल स्ट्रक्चर बताया जाए तो आपको पता है इसमें क्या प्रेजेंट होता है? फॉस्फोलिपिड है, तो ये तो आपको पता ही होगा। अच्छा, फॉस्फोलिपिड। अब जिसमें से हेड जो होता है वो पोलर है, टेल जो है वो नॉन पोलर है। ठीक है, और यही बाइलेयर के फॉर्म में भी अरेंज है, यही बाइलेयर के फॉर्म में भी अरेंज है। तो यही डिसाइड करेंगे कि कौन से मॉलिक्यूल को आना और कौन से मॉलिक्यूल को नहीं आने देना डायरेक्टली डिफ्यूजन के थ्रू। तो कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं वो तो डायरेक्टली जो है वो विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, कोई भी एनर्जी का खर्चा किए बिना सेल मेम्ब्रेन के अंदर बाहर आ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम लोग बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। मतलब क्या हो गया इसमें? बेसिकली मूवमेंट ऑफ मटेरियल विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। अरे बहुत ही बेसिक, आप तो क्लास 10th 9th से भी जानते हो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। ठीक है, इसमें कोई भी एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होता है, जैसे सिंपल डिफ्यूजन। अब सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है? जैसे न्यूट्रल सॉल्यूट्स हो गया, न्यूट्रल सॉल्यूट्स का इनटेक फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, इसका सिंपल डिफ्यूजन। तो न्यूट्रल सॉल्यूट्स जो होते हैं ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जा सकते हैं। और वाटर के मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? यही तो वाटर का ही तो डिफ्यूजन है, वाटर के लिए तो यूज किया जाता है ऑस्मोसिस। ठीक है, अब इसका मीनिंग मैं नहीं लिखवा रहा हूं, आपको पता है डिफ्यूजन क्या है, ऑस्मोसिस क्या, छोटी छोटी बातें। ठीक है, दूसरी बात, लेकिन जैसे कोई पोलर मॉलिक्यूल है, अब पोलर मॉलिक्यूल देखो हेड से तो जा सकता है, लेकिन टेल से कैसे पार्ट होगा, कैसे टेल से पास होगा?
तो उसके लिए प्रोटीन का प्रेजेंस है। मैंने बताया ना बीच में ऐसे प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। अब ये प्रोटीन का प्रेजेंस है। अब ये प्रोटीन क्या करते हैं, इसके थ्रू ये जो बड़े मॉलिक्यूल है, कोई पोलर मॉलिक्यूल है, वो आराम से अंदर बाहर कर सकता है। ठीक है, तो जो पोलर मॉलिक्यूल है उनके ट्रांसपोर्ट के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कैरियर प्रोटीन का यूज करते हैं। देखो अगर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की बात करो तो दो टाइप के होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन में आते हैं कैरियर प्रोटीन और चैनल प्रोटीन। दोनों के थ्रू ही जो है सब्सटेंस को आप अपटेक और इनटेक कर सकते हैं। तो जो पोलर मॉलिक्यूल हुआ, अब आपको पता चल गया पोलर मॉलिक्यूल क्यों नहीं जा सकता डायरेक्टली, डिफ्यूजन तो कर नहीं सकता, तो इसमें कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है हमें। अब एक कैरियर प्रोटीन क्या करता है, बेसिकली कैरियर प्रोटीन के पास बाइंडिंग साइट होता है। माइक्रोमॉलिक्यूल को देखा, वो बाइंड किया, कन्फर्मेशनल चेंज किया। जैसे अगर ऐसे है, जैसे अगर मान लो यहाँ सब्सटेंस को ऐसे था ये कैरियर प्रोटीन, यहाँ इसको ऐसे बाइंड किया, तो ये फिर जो है अपने कन्फर्मेशनल चेंज कर लेगा, ऐसे घूम जाएगा और बाइंड करके मॉलिक्यूल को ऐसे अंदर कर देगा। समझे, ये कन्फर्मेशनल चेंज के थ्रू मॉलिक्यूल को जो है ट्रांसपोर्ट करता है, ये कैरियर प्रोटीन। अब सोचो अगर क्वासीफ्लूइड नेचर नहीं होता लिपिड का, तो ये कैरियर प्रोटीन कैसे कन्फर्मेशनल चेंज कर सकते थे, कैसे ऐसे मूवमेंट कर सकते थे। तो इस वजह से भी क्वासीफ्लूइड नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटल ग्रेडेड। चलो हटाओ सब बातें। तो जो पोलर मॉलिक्यूल है वो कैरियर प्रोटीन के थ्रू भी अंदर आ सकता है। ठीक है, तो वैसे डिफ्यूजन को लोग बोलते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। और इस फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में भी कोई एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये हो गया, जैसे पोलर मॉलिक्यूल होगा इसके लिए आपको फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट ही दिखाना पड़ेगा। तीसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तीसरा क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल का अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, फ्रॉम रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। अगर आप अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अगर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो आपको एक्सपेंडिचर एनर्जी को तो खर्चा करना ही पड़ेगा। ठीक है, जिसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मतलब क्या हुआ, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। अगर लोअर टू हायर कंसंट्रेशन आएगा तो विथ बाय एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, तब फिर आपको वहां पे एनर्जी की एक्सपेंडिचर की जरूरत पड़ती है। तो वो एनर्जी क्या हो जाएगा, किस फॉर्म में जाएगा, फिर वो Na+K+ फॉर्म के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट होगा मटेरियल का। ठीक है, तो वो सिंपल सी बात है कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे कर सकते हो, सिंपल से ट्रिपल डिफ्यूजन के थ्रू कर लो, पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया, या फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कर लो प्रोटीन के थ्रू, जैसे पोलर मॉलिक्यूल प्रोटीन पंप के थ्रू आ जाएगा। तो प्रोटीन के थ्रू आएगा तो उसमें कोई आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी लेकिन नहीं। लेकिन अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना मतलब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो वहां पे फिर आपको जरूरत पड़ेगा किसका, सोडियम पोटेशियम पंप का एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गया थोड़ी सी बातें सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड। अब हम लोग अगले लेक्चर में सेल वॉल और इसके भी क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समरी स्टार्ट करते हैं इसका। आइए अब इसका समरी समझते हैं हम लोग। हम लोगों ने शुरू में यूकैरियोटिक सेल के बारे में देखा था, फिर जो हमारा मेन आज का हमारा जो टॉपिक था वो था सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन में जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो क्या क्या था, किस किस से बना होता है, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। अब कि यूकैरियोट की बात कर रहे हो तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल मैंने आपको पहले ही बताया था, कोलेस्ट्रॉल जो है वो रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा। अब कार्बोहाइड्रेट दो फॉर्म में आ सकता है, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। और ग्लाइकोलिपिड भी एम्फीपैथिक नेचर मैंने आपको बताया था। जो मेजर लिपिड है वो फॉस्फोलिपिड होता है। फॉस्फोलिपिड मैंने आपको बताया था, इसके दो पोर्शन होंगे, हेड और टेल, जिसमें सब हेड मैंने आपको बताया था हाइड्रोफिलिक और टेल आपको बताया था हाइड्रोफोबिक। ठीक है, इस वजह से जो फॉस्फोलिपिड था वो कैसा था आपको बताया था मैं, एम्फीपैथिक इन नेचर। साथ में हेड पोलर था, टेल नॉन पोलर था। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन। तो प्रोटीन मैंने आपको बताया था ये भी दो टाइप के होते हैं,
एक होगा पेरिफेरल प्रोटीन, एक होगा इंटीग्रल प्रोटीन। जो पेरिफेरल प्रोटीन होगा वो सरफेस पे होगा, बेसिस ऑफ इज ऑफ एक्सट्रैक्शन पे था। पेरिफेरल प्रोटीन सरफेस पे अरेंज होता है और इंटीग्रल प्रोटीन कंप्लीटली और पार्शियली बरीड होता है मेम्ब्रेन के अंदर। तो अगर ये या तो ये कंप्लीटली बरीड होगा मेम्ब्रेन में, या ये पार्शियली बरीड होगा मेम्ब्रेन में। अच्छा, एक आप नाम सुनते होगे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। एक बात याद रखना कि सारे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं, लेकिन सारे इंटीग्रल प्रोटीन ट्रांसमेम्ब्रेनस प्रोटीन नहीं होते हैं। ठीक है, समझना क्यों, बताना अपने से, सोचना। ठीक है, कंप्लीटली बरीड प्रोटीन को ही हम लोग स्पैनिंग प्रोटीन भी कहते हैं, स्पैनिंग प्रोटीन या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहा जाता है। आंसर तो मिल ही गया होगा आपको। और पार्शियली बरीड को अपन इम्बेडेड प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, स्पैनिंग प्रोटीन आपको बताया था कैसे स्पैन करता है, तो अल्फा हेलिक्स रीजन में स्पैन करता है। अल्फा हेलिकल रीजन में क्या होता है, स्पैन करता है ये मेम्ब्रेन को। और पार्शियली बरीड प्रोटीन आपको दिखाया था इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। बेसिकली जो इंटीग्रल प्रोटीन होता है, इनका रोल जो होता है किसमें होता है, मटेरियल के ट्रांसपोर्ट करने में। ठीक है, पेरिफेरल प्रोटीन बेसिकली जो होता है सिग्नलिंग वगैरह में भी इनका रोल होता है। ठीक है, वो हमारा कंसर्न ही नहीं है। उसके बाद हम लोग देखे थे मेम्ब्रेन का फंक्शन। क्या देखे थे हम लोग, मेम्ब्रेन का फंक्शन। अभी अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा तो अगले लेक्चर का इंतजार करेंगे, उसमें जब मैं आपको मेम्ब्रेन का क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें सब कुछ मिल जाएगा इसके रिलेटेड। ठीक है, कम मतलब ये तो ज़्यादा ही होगा, कम इससे नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर मेम्ब्रेन के फंक्शन की बात करूँ तो मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल था। अब कैसे ट्रांसपोर्ट कर सकता है, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसे हमने आपको बताया था सिंपल डिफ्यूजन था। जो न्यूट्रल सॉल्यूट होते हैं वो डायरेक्ट बाय लेयर से क्या करते हैं, डिफ्यूज कर सकते हैं। उसका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बताया था या फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट बताया था। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में हमें प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। बेसिकली इसमें भी कैरियर प्रोटीन या चैनल प्रोटीन दोनों यूज हो सकता है, कैरियर और चैनल प्रोटीन दोनों यूज कर सकते हो। लेकिन बेसिकली अगर पोलर मॉलिक्यूल है तो उसमें कैरियर प्रोटीन के ज्यादा यूज किया जाता है। कैरियर प्रोटीन जो होता है बाइंड करता है, फिर कन्फर्मेशनल चेंज करता है, फिर जाके मेटल को अनलोड कर देता है। ठीक है, चैनल प्रोटीन बेसिकली ऐसा चैनल बनाएगा, जैसे अगर चैनल प्रोटीन देखोगे तो ऐसे ये है, ये क्या करता है, ऐसे चैनल बनाता है, चैनल बना डायरेक्ट मेटल के अंदर बाहर कर सकते हो। ठीक है, और कैरियर प्रोटीन ऐसा नहीं होता। कैरियर प्रोटीन अगर आप बात करोगे तो कुछ इस प्रकार से होगा, और यहाँ पे मटेरियल को बाइंड करेगा, कन्फर्मेशनल चेंज करेगा, फिर जाके मटेरियल को ऐसे करके निकाल देगा। अब समझ में आई बात, कैरियर और चैनल प्रोटीन, इसलिए बोलता हूँ समरी तक रुका करेंगे। प्रोटीन हो गया कैरियर चैनल, मतलब इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल हो गया। और सबसे एक्सेप्टेड मॉडल था वो था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। किसने प्रपोज किया था, सिंगर और निकोलसन ने। अब अगले पार्ट में हम लोग सेल वॉल को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।